औरंगाबाद के ख्वाजा इम्तियाज़ जलील साहब ने एक ऐसी बात कही है जिससे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया है। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर पेशकश की है कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस इनके साथ जाना चाहते हैं, अलायंस करना चाहते हैं, क्योंकि हम पे आरोप लगते हैं कि हम बी टीम है। जो तुमको साथ में लेके कामयाब एमपी बना रहा है वो फार्मूला तोड़ के जा रहे हो और उनके पीछे जाके माजूरों की तरह पीछे लगे हुए, हमको ले लो, हमको बिठा लो और रिक्शे में ले लो। क्यों माजूर हो रहे हो आप? आपके साथ में एसी समाज खड़ा हुआ था, आपके साथ ओबीसी समाज का बड़ा तबका साथ आकर आपको जिताने में कामयाब हुआ है, लेकिन आपको भी 100 सीटें लड़ाने का ख्वाब गिर गया था। 100 सीटें मांगो आप, एनसीपी को ये शर्त पे जाओ कि हमको 100 सीटें दो। मांगते हो वहाँ पे? जब वंचित के साथ में 100 सीटें मांग रहे थे, कितनी सीटें लड़ाई आपने? 20, 22, 24, 32। जब इतनी सीटें क्यों नहीं मांगी फिर वंचित से? उन्होंने बहुत खुले तौर पे कहा है कि मेरे को खासदार बनाने में सत्तार भाई का यानी अब्दुल सत्तार सीट का बड़ा हाथ है, जो आज शिवसेना में है। जब मैं निरीक्षक बन के आया ना, तो तब ये बात कही जाती थी कि शिवसेना के अंबादास दानवे को आमदार बनाने में इम्तियाज़ जलील साहब का बड़ा रोल है बोलते। और आज इम्तियाज़ जलील साहब स्टेज पे खड़े रह के बोल रहे हैं कि मुझे खासदार बनाने में शिवसेना के आमदार का बड़ा रोल है। तो ये इन दोनों ने आपस में कुछ सांठगांठ कर रही है क्या? ये अंदरूनी छुपी युति कर ली है क्या इन्होंने? हाँ, तो फिर ये बी टीम बीजेपी की है तो ए टीम शिवसेना की है क्या? भीम जयंती के लिए 14 अप्रैल के लिए जमा किया हुआ पैसा भीम जयंती में मनाने के बजाय वो पैसा निकाल के इनके झोली में डाला है। एक साफ सुथरी नीयत के साथ लोगों ने चुन के आपको एमपी बनाया और आप उनके वोटों का अपमान करके उसका क्रेडिट एक शिवसेना के आमदार के जख्मों में डाल देते हो। और वो इत्तेहाद के लिए युति टूटने के बावजूद भी इम्तियाज साहब ने उसको अपने मफाद के लिए तोड़ दिया। नहीं तोड़ा होता ना साहब, जैसे एक एमपी आया ना, कम से कम 20, 22 या 2 दर्जन मुस्लिम एमएलए चुन के आते और 40-50 दिगर समाज के आते, 60-70 अगर एमएलए ला लेते ना, आज इस महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री अपना होता। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं सुबेदारी गेस्ट हाउस में मौजूद हूँ। एक गार्डन के सैन में बैठे हैं। चलिए कुछ सियासी बात हो जाती है, सियासी गुफ्तगू करने बैठे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र के प्रवक्ता फारूक अहमद साहब, जो अपने बेबाकी के लिए, दानिशमंदी के लिए और सियासी शौर के लिए माने जाते हैं। चलिए सबसे पहले मुस्कान का मामला बहुत शिद्दत से उठा था, इसके ऊपर बात आगे कहाँ तक बढ़ी और क्या होने वाला है जानना चाहते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये बोलिए, मुस्कान के ऊपर बहुत हंगामा मचा था, पूरी सियासत बर्पा हुई थी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले एसडीएम के सभी व्यूवर्स को मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय मीम। और एसडीएम चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ा बेबाक चैनल आपकी और आपके फैमिली के, आपके ग्रुप की बड़ी जुस्तजू के साथ में एक बुलंद आवाज़ औरंगाबाद में आप उठा रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आपको भी मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बीबी मुस्कान के इस्तकबाल के प्रोग्राम को लेकर हकीकत यह है कि 3 मार्च को अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उनको फ़ोन किया और उनको इत्तला दी थी कि हम ऐसा प्रोग्राम ले रहे हैं और आपको हम फॉर्मली एप्लीकेशन दे रहे हैं और आप इस प्रोग्राम को। तो उनके कुछ सवाल थे, वो सवाल जवाब हुए, लेकिन आखिर में सीपी साहब ने यकीन दिलाया कि आप ठीक है, आप लीजिए प्रोग्राम, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जब 3 तारीख के बाद में 7 तारीख को हमने सीपी साहब को मिलकर एक सिस्टमेटिकली हमने एक एप्लीकेशन देकर उनको कहा कि 14 मार्च को हमारी तारीख तय है, आम खास मैदान में हम प्रोग्राम ले रहे हैं। तब भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल लीजिए, लेकिन कोविड के कुछ बाइंडिंग है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हमने कहा साहब आप परमिशन दो, 200 की दो, 500 की दो, 1000 की दो, जो भी, क्योंकि ग्राउंड के 50% की परमिशन देनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे को नॉर्म्स के हिसाब से जो इत्तला मिली। तो हमने बोले ठीक है, आप जो परमिशन देना है दो, हम पूरा एहतियात करेंगे। उसके बाद में 10 तारीख को पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारी, यानी उसमें एसीपी वनकर मैडम थे, डीसीपी चौधरी साहब थे और अल्लाह मालूम जो बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के पीआई और सिटी चौक पुलिस स्टेशन के पीआई, 2 पीआई थे, एलसीबी के पीआई थे और वंचित के तमाम नेतागण थे। 1.5 घंटे की गुफ्तगू रही। उन्होंने हमारा पूरा प्रोग्राम जान लिया। हमको रैली से एयरपोर्ट से लाना था, तो पुलिस वाले बोले रैली मत निकालो। हमने बोले ठीक है, रैली रद्द कर देते, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो अपने को ख़राब करना नहीं था। तो हमने बोले भाई रैली तो हम रद्द कर देंगे, और बोलो क्या करना है। तो फिर उन्होंने जो भी डायरेक्शन दिए उसके हिसाब से हमने आम खास मैदान का अरेंजमेंट बताया। 12 तारीख को पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने पार्टी के लीडर के साथ में मुआयना किए ग्राउंड का। बोले पार्किंग कहाँ कर रहे हैं, यहाँ नहीं, यहाँ पार्किंग करो, स्टेज इधर लगाओ, ऐसा अरेंजमेंट रखो, पानी का अरेंजमेंट रखो, ये सारे गाइडलाइन किए। 12 तारीख को वो हिसाब से ग्राउंड का हमने तब्दीली करके जो भी हमारा टेंट का काम कर रहे थे उनको भी ये कर दिए। 13 तारीख की रात में 11 बजे, प्रोग्राम के महज चंद घंटे पहले रात में 11 बजे पुलिस कमिश्नर हमारी परमिशन को रिजेक्ट करने का लेटर हमको ला कर दिए।
यानी हम ये पूछना चाहते हैं कि ये 3 तारीख से जो कवायद चल रही थी, आप सोए हुए थे क्या? आप तभी मना कर देते, 1 दिन पहले 2 दिन पहले मना करते, कम से कम हमको कोई स्कोप रहता। लेकिन बेमुरवत तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम को कुचलने का काम किया। हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हम कानून मानने वाले, इसलिए हम हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट में इसके ऊपर हमने रीट लगाई और हमारी रीट के ऊपर अदालत ने उसको एक्सेप्ट किया और पुलिस को 22 तारीख तक पुलिस ने वक्त मांगा, साहब हमारे पास कुछ इनपुटेबल टाइम दो, 22 तारीख तक दिया और 22 को फिर कोर्ट ने अभी जो फैसला सुनाया वो इस तरह है। कोर्ट ने कहा 14 तारीख लैप्स हो गई है, चली गई है, अब 14 तारीख पे ज़्यादा वक्त डाल के फ़ायदा नहीं है। हमको कहा गया है कोर्ट की तरफ से आप एक नया नियोजन करो, नई तारीख तय करो और नए तारीख का एप्लीकेशन पुलिस को दो और पुलिस को ये आदेश दिया है कि इनके एप्लीकेशन पे परमिशन के आप तात्काल सुनवाई करो, हियरिंग करो और जो भी तुम्हारा फैसला है इमीडिएट सुनाओ। परमिशन दे रहे तो इमीडिएट दो और नहीं दे रहे तो इमीडिएट दो। ये कहने के पीछे की जो नीयत है कोर्ट की, ताकि हमको हमारे डेट के पहले अदालत से अप्रोच करने का वक्त मिले। सर, जब आपका प्रोग्राम कैंसिल हुआ था तो पर तमाम शहर में हम भी घूमते हैं कि लोगों से मिलते हैं, एक चर्चा थी सर कि इसमें कुछ सियासी पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। अब कौन है क्या है हमसे बेहतर तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है साहब, कि इसमें किस तरह की पार्टियां शामिल हो सकती है, ये क्यों हो सकती है, इसके पीछे राज क्या है, कारण क्या था? देखिए, अभी तो पहले तो ये पुलिस के जो प्रशासक हैं, मुझे लगता है कि सीपी साहब ने जब हमको कोई मनाही नहीं की थी और हमको कोऑपरेट कर रहे थे पुलिस, तो इस सवाल का जवाब तो पहले कमिश्नर साहब से आना चाहिए था कि किसके दबाव में उन्होंने परमिशन को नकारा है। और रही बात दीगर सियासी पार्टियों की, तो हमने इस प्रोग्राम को वंचित बहुजन आघाड़ी तक सीमित नहीं किया था साहब। हमने औरंगाबाद के तमाम समाजी संगठनाएं, दीनी तंजीमों को और दीगर सियासी पार्टियों को अपील की थी कि आओ, ये मुल्क की बेटी है जिसने हौसला दिखाया है, कम्युनल वायलेंस के खिलाफ में ताकत से खड़े रहने की जुर्रत दिखाई है, इसकी जुर्रत को सलाम करते हैं और शहर औरंगाबाद की तरफ से हम सलाम कर रहे हैं, शहर औरंगाबाद की तरफ से इस्तकबाल कर रहे हैं। हमने सबको दावत दी, लेकिन कुछ लोगों के अपने जाती मफाद है, लोगों को अपने खुद के कामों पर, अपने नीयत पे भरोसा नहीं है। उनको लगता है ये प्रोग्राम लेके बड़े होंगे, वो छोटे होंगे। कोई किसी प्रोग्राम से बड़ा छोटा नहीं होता है, फैसले अल्लाह लेता है, इज्जत और जिल्लत का देने वाला रब होता है। ये पुख्ता ईमान के साथ हम काम करते हैं। वो प्रोग्राम नहीं लेने से हम छोटे नहीं हुए, अन प्रोग्राम ले लेने से बड़े होते नहीं, वो तो अल्लाह की मसलियत है और इंशाल्लाह आगे चल के भी हम लेंगे बहुत। अब अदालत ने भी हमारे को एक सपोर्ट दिया है, अदालत ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। अदालत का एक प्रेशर अब पुलिस के ऊपर है। अब सियासी लोगों के प्रेशर को नकारने के लिए अदालत की भी तवक्को है कि हमारे साथ में इंसाफ। सर, आज औरंगाबाद शहर में, ज़िले में इस बात की भी चर्चे हैं कि कई सियासी लोगों के तबसरे हैं व्हाट्सएप मीडिया पे, देखते हैं सोशल मीडिया पे, कि ये मामला कर्नाटक में हुआ था तो उसको महाराष्ट्र में और ख़ासकर औरंगाबाद में, जहाँ मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, वहाँ पर लाना, उसका सत्कार करना, ऐसी क्या है? अगर आपको बहुत हिस्सा है तो आप कर्नाटक में जाइए, वहाँ पर सत्कार कीजिए। इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आपके ही चैनल के ऊपर वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में कांधे से कांधा लगाकर काम कर रहे मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के संस्थापक अध्यक्ष अली जनाब जावेद कुरैशी साहब का एक इंटरव्यू मैंने आपके चैनल पे देखा है और औरंगाबाद से कर्नाटक को जाने का भी हौसला हमने दिखाया है। हम बीबी मुस्कान के घर गए, उसका इस्तकबाल किया, उसको ट्रॉफी दिया, उसको मान पत्र दिया और वहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी एक सम्मान पत्र दिया। प्रकाश अंबेडकर साहब से बात करने की ख्वाहिश का इजहार बीबी मुस्कान ने करने के बाद प्रकाश अंबेडकर साहब की फ़ोन पे गुफ्तगू हुई और फ़ोन पर प्रकाश अंबेडकर साहब को बीबी मुस्कान ने कहा कि हम आपसे मिलने को आना चाहते हैं। तो प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा कि बिल्कुल आप आइए, हम मिलेंगे और हम आपका इस्तकबाल भी करेंगे। और अकेले औरंगाबाद में नहीं साहब, हम तो बॉम्बे में, पूना में, औरंगाबाद में, अकोला में और नागपुर में भी बीबी मुस्कान के इस्तकबाल के प्रोग्राम लगाने की कोशिश में थे। पहले प्रोग्राम पे रोक दिए तो अब अगले प्रोग्राम का नियोजन है, लेकिन इंशाल्लाह महाराष्ट्र के जितने ज़िलों में हो सकता है इंशाल्लाह बीबी मुस्कान का इस्तकबाल हम महाराष्ट्र के आवाम की तरफ से ज़रूर करेंगे। सर, कुछ सियासी हलकों में इस बात की भी चर्चे हैं कि अगर इस मामले को जैसा आप बढ़ा रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, तो कहने कि इससे हिंदू मुस्लिम में दूरियां बढ़ेंगी। अब कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, तो आप बेहतर समझ सकते हैं। कैसे पस मंज़र देखते हैं आप तमाम ऐसे इस्लामात को कि दूरियां बढ़ेंगी, खलीज बढ़ेंगी, नाते-फ़िक़ा बढ़ेंगी? दो बातें हैं। पहली बात तो आपके पहले के भी सवाल से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर पाबंदी हो रही है तो महाराष्ट्र में इसके ऊपर बात क्यों हो रही है? कोई भी नफ़रत फैलाने वालों की जो साजिशें होती है ना, वो एक रियासत तक महदूद नहीं होती है, वो आग अपने पास भी अपने ही घर तक आती है। ठीक है, तो आप बॉम्बे में
एक प्रिंसिपल ने हिजाब को लेकर संस्था ने मना किया तो उन्होंने रिजिग्नेशन दिया बॉम्बे में। जी बॉम्बे महाराष्ट्र में ही है ना। जी। हिजाब की लपटें आई कि नहीं आई महाराष्ट्र तक, तो ये आएगी। और अब तो कर्नाटक के हुकूमत के फैसले का जो नोटिफिकेशन का फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट का था वो सुप्रीम कोर्ट में गया। खुदा न खास्ता अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश पे लागू होता है। इसलिए और दूसरा मसला है कि हम कौन सी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे, हम उस जुस्तजू को अप्रिशिएट कर रहे थे कि इस मुल्क के अंदर एक जहरीली सोच है जो यहाँ की औरतों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की ख़वातीन को तालीम में आने नहीं देना चाहती। चाहे वो ब्राह्मण की महिला रहे, चाहे वो हमारे मराठा समाज की महिला रहे, चाहे मुस्लिम रहे या ईसाई रहे, तमाम महिलाओं ने तालीम नहीं लेनी चाहिए। ये सोच एक जहरीली सोच परंपरा से हज़ारों सालों से यहाँ है। और उस सोच के ख़िलाफ़ में सावित्री बाई फुले लड़ी हुई है, उस सोच के ख़िलाफ़ में फ़ातिमा शेख लड़ी हुई है। लेकिन तब संविधान नहीं था, इसलिए उनकी मर्यादाएं थी। आज संविधान है तो वही सावित्री की, वही फातिमा शेख की बेटी है बीबी मुस्कान, जिसने संविधान के अधिकार के बल पर उन नफरतखोरों के खिलाफ, उन दहशतगर्दों के खिलाफ में एक पुख्ता ईमान के साथ में बुलंद आवाज़ में उनको रिजेक्ट करने का काम किया। हम उस जुस्तजू की, उस हौसले की, उसके उस जुर्रत की हम सतायत करना चाह रहे थे, हम उसकी तारीफ़ करना चाह रहे थे। उसका प्रोग्राम हिंदू मुस्लिम में क्यों दूरी आएगी? तुमको क्या लगता है ये मुट्ठी भर जो नफरत फैलाने वाले जातिवादी लोग हैं ये पूरे हिंदू समाज है? बिल्कुल नहीं। इस मुल्क का मेजॉरिटी हिंदू जो है वो संतों को मानने वाला है, गंगा जमनी तहजीब को मानने वाला हिंदू है। यहाँ का हिंदू वो है कि जब वंचित बहुजन आघाड़ी एससी और मुस्लिम और ओबीसी का इत्तेहाद लेके इलेक्शन में उतरी थी तो लोकसभा के अंदर यही ओबीसी हिंदू था जो आगे बढ़ बढ़ कर वोट कर रहा था। उसने यहाँ पर एक मुस्लिम को, शिवसेना को नकार कर, हिंदू कैंडिडेट को नकार कर एक मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दिया था। ये मुत्तहिद होने वाला, संगठित होने वाला, संविधान पे प्रेम करने वाला एक बड़ा हिंदू तबका भी है साहब। उसकी तरफ देखिए, वो भी उस प्रोग्राम में शिरकत करने वाला था। कई हिंदू लड़कियों के कॉलेज से हमको फ़ोन और मैसेज थे, वो ग्रुप बना बना कर इस्तकबाल को आ रही थी। यहाँ की स्कूल की टीमें सावित्री माई के वेशभूषा के अंदर वो हिजाब कर का सत्कार करने को आ रही थी। हमसे वक्त लिया था उन्होंने। कई हिंदू बहनें हमारी हिजाब पहनती है, कई हिंदू बहनें स्कार्फ पहनती है। तो आज इसको पाबंदी है, कल उसको भी होगी। तो हिंदू समाज भी सोचने वाला समाज है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को हिंदू मुस्लिम के वाद में अटकने के बजाय हिंदू समाज को, ओबीसी समाज को, एससी समाज को साथ लेके मुत्तहिद होकर ताकत से आगे आने की ज़रूरत है। चलिए सर, ये थे मुस्कान की बात। आप थोड़ा सियासी गुफ्तगू कर लेते हैं। शायद आपने देखा होगा कि औरंगाबाद के ख़ाजा इम्तियाज़ साहब ने एक ऐसी बात कही है जिससे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया है। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर पेशकश की है कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस इनके साथ जाना चाहते हैं, अलायंस करना चाहते हैं, क्योंकि हम पे आरोप लगते हैं कि हम बी टीम है। तो जब अगर ऐसे समीकरण में आप वंचित बहुजन आघाड़ी को कहाँ पाते हैं? देखिए, वंचित बहुजन आघाड़ी शुरू करने के पीछे या आघाड़ी फॉर्म करने के पीछे की वजूहत क्या है कि जो सेक्युलर कहलाने वाली कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी जिन शेड्यूल कास्ट का वोट लेती है, छोटे छोटे ओबीसी समाज का वोट लेती है, मुसलमानों का वोट लेती है, लेकिन ना तो मुसलमानों के डेवलपमेंट का एजेंडा उनके पास है, ना मुसलमानों की, एससी की, ओबीसी की कोई नुमाइंदगी, कोई प्रतिनिधित्व असेंबली और लोकसभा में वो बढ़ा रहे, तो समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुसलमानों को, तमाम मुस्लिम पार्टियों को, ओबीसी संगठनों को, एससी के अलग अलग संगठनों को साथ में लेकर एक फ्रंट बनाया था जिसका नाम रखा था वंचित बहुजन आघाड़ी। और हमने कांग्रेस को ये कहा हुआ है, पहले हमने शुरू में ही कांग्रेस को कहा है कि जो सीटों पे आप 5 बार हार गए हो ऐसी सीटें हमको दो और आओ अलायंस में। फिर अगर सेक्युलर वोटों की तकसीम नहीं करनी है साथ में आओ। लेकिन इनको ना तो मुसलमानों के, एससी के, ओबीसी के डेवलपमेंट का एजेंडा रखना है और ना ही उनको मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देना है, ना दलितों को देना है, ना ओबीसी को देना। इसलिए ये बीजेपी और शिवसेना का डर बता कर अब तक हमारे ये तमाम सेक्युलर तबके के वोट लेते आए और ये नहीं कर रहे। इसीलिए बाड़ा साहब ने क्या किया, आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने असद अवैसी साहब को साथ लिया, एमआईएम को साथ में लिया, सब संगठनों को साथ में लिया था ताकि ये अपनी एक खुद की बड़ी ताकत बना कर, और उसका फार्मूला सक्सेस भी किया ना औरंगाबाद में। वो फार्मूला को आगे बढ़ाना था ना, अगर बी टीम के आरोप से आपको बचना है तो। अगर आप ये फार्मूला के बाहर क्यों गए? जो तुमको साथ में लेके कामयाब एमपी बना रहा है वो फार्मूला तोड़ के जा रहे हो और उनके पीछे जाके माजूरों की तरह पीछे लगे हुए, हमको ले लो, हमको बिठा लो और रिक्शे में ले लो। क्यों माजूर हो रहे हो आप? क्यों अपाहिज हो रहे हो आप?
आपके साथ में इतनी बड़ी कौम खड़ी हुई थी, आपके साथ में एसी समाज खड़ा हुआ था, आपके साथ ओबीसी समाज का बड़ा तबका साथ आकर आपको जिताने में कामयाब हुआ है। वो तबके के साथ में आपने वफा निभाई होती, वो तबके के साथ आपने ईमान रखा होता, तो आज आपको एक बड़ी ताकत बन के आते। बी टीम का इल्ज़ाम विधानसभा के बाद हट जाता था, लेकिन आपको भी 100 सीटें लड़ाने का ख्वाब गिर गया था। 100 सीटें मांगो आप, एनसीपी को ये शर्त पे जाओ कि हमको 100 सीटें दो, मांगते हो वहाँ पे। जब वंचित के साथ में 100 सीटें मांग रहे थे, कितनी सीटें लड़ाई आपने? 20, 22, 24, 32। जब इतनी सीटें क्यों नहीं मांगी फिर वंचित से? तो आज आपके खुद के अंदर की जो नीयत है वो साफ़ नहीं है, और अल्लाह की मदद नीयत के हिसाब से आती है। इखलास से काम करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इस रोल के पीछे माजूरी के अलावा और कुछ मुझे नज़र नहीं आता। सर, अभी खासदार साहब अजयपुर के दौरे पे थे, उनका एक बयान आया है, मीडिया में के अंदर आया है। उन्होंने बहुत खुले तौर पे कहा है कि मेरे को खासदार बनाने में सत्तार भाई का यानी अब्दुल सत्तार सेठ का बड़ा हाथ है, जो आज शिवसेना में है। तो कहीं ना कहीं जो वंचित के जो लोग हैं दलित समाज के, कहीं ना कहीं भी नाराज़ हो रहे हैं कि भाई क्या सत्तार सेठ, मतलब सत्तार सेठ क्या, हम किधर है, हम कहाँ गए, जबकि हमारी भी कुछ न कुछ मेहनत थी। तो आप कहने के आप वंचित से जुड़े हुए, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, आवाम में एक बात मैं सुनता था जब मैं निरीक्षक बन के आया ना, तो तब ये बात कही जाती थी कि शिवसेना के अंबादास दानवे को आमदार बनाने में इम्तियाज़ जलील साहब का बड़ा रोल है बोल के। और आज इम्तियाज़ जलील साहब स्टेज पे खड़े रह के बोल रहे हैं कि मुझे खासदार बनाने में शिवसेना के आमदार का बड़ा रोल है। तो ये इन दोनों ने आपस में कुछ सांठगांठ कर रही है क्या? ये अंदरूनी छुपी युति कर ली है क्या इन्होंने? हाँ, तो फिर ये बी टीम बीजेपी की है तो ए टीम शिवसेना की है क्या? ये समझ में नहीं आ रहा मेरे की। पहली बात तो लाखों मुसलमानों ने, लाखों ओबीसी एससी भाइयों ने जेब का पैसा लगा के काम किया साहब। गले में के जेवर निकाल के दिए हैं समाज ने, गले में के जेवर निकाल के दिया, पैसा दिया है। हमारे एससी समाज ने भीम जयंती के लिए 14 अप्रैल के लिए जमा किया हुआ पैसा भीम जयंती में मनाने के बजाय वो पैसा निकाल के इनके झोली में डाला है। इनको आम खासदार बनाने के लिए कि मुत्तहिद और इत्तेहाद को आगे बढ़ाने के लिए, 2 से 3 समाज को मुत्तहिद करने के लिए तड़प के साथ में समाज ने तन मन धन दे के बढ़ाया उनको। इस इत्तेहाद को आप जलील कर रहे हो, आप उनके वोटों का अपमान कर रहे हो, बेहुरमती कर रहे हो। एक पाकीज़ा चीज़ होती है वोटिंग जमहूरियत के अंदर, हमारा मुस्तकबिल होता है वोटिंग से। हम कायद चुनते हैं हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे अकीदों के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, हमारे दीनी समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। एक साफ सुथरी नीयत के साथ लोगों ने चुन के आपको एमपी बनाया, और आप उनके वोटों का अपमान करके उसका क्रेडिट एक शिवसेना के आमदार के कदमों में डाल देते हो। अरे ये तुम्हारे इंटरनल सियासत के लिए आप पूरे कौम को इस तरह रुसवा नहीं कर सकते, आप पूरे कौम को मायूस नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा इस इत्तेहाद को जलील होता हुआ हम देखना नहीं चाहते। मुझे बिल्कुल इस टॉपिक के ऊपर और कुछ बोलने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। तो फिर भी साहब एक सवाल और जहन में आ रहा है, जैसा अब उन्होंने कहा है कि वह सत्तार सेठ का हाथ था, आप साथ में लड़ रहे थे, तो आपको कुछ गोपनीय बात होंगी ना, सत्तार सेठ का कुछ ना कुछ सपोर्ट रहा होगा सिल्लोड़ के, मतलब इधर के उधर के वोट दिलाने में कामयाब, थोड़ा बहुत अंदरूनी बातें कुछ हुई होंगी ना साहब? देखिए साहब, अगर ये हमको इल्म होता ना तो उसी वक्त हमने किनारा कर लिया होता, क्योंकि हम शिवसेना जैसी जहरीली ताकतों के, बीजेपी जैसी जहरीली ताकतों के खिलाफ लड़ रहे थे। हम कांग्रेस एनसीपी के मफाद के खिलाफ भी लड़ रहे थे। ये मौका परस्त है, लेकिन शिवसेना और बीजेपी फिरका परस्त है, और हम ये फिरका परस्तों के भी खिलाफ लड़ रहे थे, हम मौका परस्तों के भी खिलाफ लड़ रहे थे। इसलिए हमने उतनी ताकत के साथ में दिया। हमने खाली आपको लोकसभा का अलायंस था तभी नहीं दिया साहब, उसके बाद भी विधानसभा के अंदर आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने अपना शब्द दिया था, वादा किया था, उस वादे के हिसाब से उन्होंने जो उनके दूसरे कार्याध्यक्ष है मजलिस के, उनके डॉक्टर गफ्फार खादरी को भी सपोर्ट किया, उनके लिए भी लेटर निकाला, उनके लिए भी सभा ली, उनके लिए भी अपील की, क्योंकि वो इत्तेहाद को हम कहीं ना कहीं तो भी टिकाना चाहते थे। जो औरंगाबाद में हुआ है वो इत्तेहाद बहुत पाकीज़ा इत्तेहाद था, वो हमारे मुस्तकबिल की सियासत के पूरे फार्मूले को बदलने वाला तारीख थी। और वो इत्तेहाद के लिए युति टूटने के बावजूद भी इम्तियाज़ साहब ने उसको अपने मफाद के लिए तोड़ दिया। नहीं तोड़ा होता ना साहब, जैसे एक एमपी आया ना, कम से कम 20-22 या 2 दर्जन मुस्लिम एमएलए चुन के आते और 40-50 दिगर समाज के आते, 60-70 अगर एमएलए ला लेते ना, आज इस महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री अपना होता, इस इत्तेहाद का होता, इस दलित मुस्लिम ओबीसी के इत्तेहाद का हमारी हुकूमत होती। आज हम सीएम पावर में होते, हम अपने मसले मसाइल के ऊपर खुद हम हल करने के काबिल बन जाते। लेकिन इस इत्तेहाद को तोड़ दिया आपने, और उसके बावजूद वंचित बहुजन आघाड़ी नाउम्मीद नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर खादरी साहब के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया। लेकिन पूछो मजलिस से, पूरे महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने वंचित के एक एमएलए कैंडिडेट को सपोर्ट किया, किसी एक? अरे मजलिस के पास नांदेड़ दक्षिण में मेरे खिलाफ कैंडिडेट नहीं था, इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं आ रहा था,
तो कांग्रेस के अंदर 3 से 4 बार नगर सेवक रहे वाले साबिर चौस नाम के कैंडिडेट को कांग्रेस से मजलिस में लाकर मेरे खिलाफ उन्होंने उसको खड़ा किया। क्यों? अगर तुम्हारे पास कैंडिडेट नहीं था, खुद मजलिस का कोई कार्यकर्ता अगर तुम्हारे पास नहीं था, अगर वहां पर आप सीट छोड़ देते तो इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी से मेरी सीट निकलती। वहां के विनिंग कैंडिडेट में और मेरे वोटों में उतना ही फासला है जितने वोट उनके कैंडिडेट ने लिए। लेकिन मुझे अपना ज़ाती कोई दुखड़ा नहीं है मुझे, क्योंकि मैं ये ईमान मेरा कहता है कि मसलियत खुदा होती है। अगर उसकी मर्ज़ी होती इसके बावजूद मैं एमएलए बनता, उसकी मर्ज़ी होगी तो बनेंगे, नहीं होगी तो नहीं बनेंगे। लेकिन अल्लाह ने खिदमत का जो ज़रिया बनाया है वो बड़ी ताकत के साथ इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। सर, हम देखते हैं कि हमारे देश में चंद सालों से एक ऐसा मामला चल रहा है कि सियासत में कब क्या हो जाए बोल नहीं सकते। एक एग्जाम्पल के तौर पर पूछ रहा हूँ, ये तो शायद नामुमकिन सा लग रहा है जैसे मौजूद हालात में। मान लो थोड़ी देर के वास्ते कि एमआईएम एनसीपी का अलायंस हो गया तो फिर तो आपके लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी साहब। नहीं, कोई मुश्किलें नहीं है। हम अपना एजेंडा इतनी देखिए, हम जिन हकीकत को सामने लेके हम पार्टी बना और काम कर रहे हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी का कोई कार्यकर्ता किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी अधिकारी से फंडिंग लेके काम नहीं करता साहब। हम अपने मेहनत की, ईमानदारी की, हक हलाल की रोजी रोटी से जो कमाते हैं उससे हम काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमको मालूम है ये पूरे मजलूम तबके हैं, इनके हक के लिए कोई आवाज़ नहीं है, उनकी आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। वो लड़ाई हमारी रहेगी और हम ये पार्टियों को साथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जाने दो, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उनको उनके इरादे अगर नेक होंगे तो उसमें कामयाब करे। लेकिन हमारे जो इरादे हैं वो ये तमाम तबकों को साथ में लेके लड़ाई लड़ने के। तो हम इन तबकों के, हम मुस्लिम समाज को साथ लेना चाहते हैं, हम ओबीसी के अलग अलग छोटी छोटी जातियों को साथ लेना चाहते हैं। साहब, आपको एक बात पूछता हूँ मैं, वडार समाज कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है देखा है कभी आपने जाके? हाँ, धोबी समाज कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, कोरी समाज कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, सुतार समाज कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, घिसड़ी समाज रोडों के किनारों पे साहब आज भी घर नहीं है उन लोगों को। रास्ते के किनारे पे गाड़ियाँ कुचल के चले जाती है उनको, वो आज रास्ते के किनारे पे घर गुजार रहा है। ये सब हिंदू है ना? हमसे तो बदतर हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं हिंदू होते हुए। ठीक है, हम मुसलमान हैं, ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ हो सकती है, बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, वो तो हिंदू है, वो तो हमारे से बुरे हालात में गुजर रहे हैं, वो तो मजलूम है, उनके लिए हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये तो एक मोमिन का फ़र्ज़ है कि मजलूमों के लिए आवाज़ उठाए, न देखे कि उसका मजहब क्या है, ज़ात क्या है। मजलूमों के हक़ में लड़ने के लिए ही मर्द मुजाहिद का दर्जा दिया गया है ना एक मुसलमान को। हम इनके खिलाफ क्यों नहीं? आज मुसलमानों के ऊपर, हिजाब के ऊपर बात होती है, हम आवाज़ उठा रहे हैं। राजस्थान के अंदर सिर्फ एक दलित समाज के नौजवान ने मूंछ को ताव दे दिया तो उसको कुचल कुचल के मार दिया। वो मजलूम नहीं है, उसके लिए हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे। जितने मजलूम तबके उनके लिए लड़ने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको ताकत से कर रहे हैं। कोई किसी इत्तेहाद में जाए, हम ये छोटे छोटे बिखरे हुए समाज को साथ में लेंगे और इंशाल्लाह बड़ी ताकत के साथ, बड़े दम खम के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ आखिरी सवाल है साहब मेरा, आप ये बोलिए कि आप महाराष्ट्र के बड़े प्रवक्ता है वंचित बहुजन आघाड़ी के, और आप सियासी शौर्य भी रखते हैं और आपकी बात में दम रहता है, सीधे तौर पर एक खुले मंच के साथ, खुले विचार के साथ अवैसी साहब को क्या पैगाम देंगे आप एक तमाम सियासी पस मंजर में? देखिए, अभी बंगाल के और यूपी के इलेक्शन के बाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर सवालात उठना ज़्यादा बढ़ गया है। मेरा खाली एक ही कहना है, बैरिस्टर ओवैसी साहब के एक फैसले को पूरे महाराष्ट्र के अवाम ने सर पे उठाया था कि जब उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में इत्तेहाद किया था, जब उन्होंने कर्नाटका के अंदर भी सेक्युलर जनता दल के साथ में इत्तेहाद किया। किसी के साथ जाना पड़ेगा। अकेला मुसलमान लोकसभा और विधानसभा जैसे इलेक्शन में बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। हमको अपनी हिस्सेदारी की बात करनी चाहिए, मुसलमानों के, दलितों के, छोटे छोटे ओबीसी के हिस्सेदारी की बात करनी चाहिए। और वो बहुत बेबाक शख्सियत है, हम बड़ा उनका एहतराम करते हैं, बड़ा अदब करते हैं, एक बुलंद आवाज़ है, वो तारीख़ी नेता है। इंशाल्लाह तारीख़ के अंदर भारत के बुलंद नेताओं की तारीख़ में उनका नाम बड़े अच्छे अल्फाजों में लिखा जाएगा। लेकिन उनके कुछ फ़ैसले हैं जो सबको साथ में लेके करना चाहिए, वो मुझे लगता है कि उसको लेकर सोचे कि आप जाके डायरेक्ट बोलोगे समाजवादी साथ नहीं आ रही तो हम अकेले लड़ रहे हैं, या वंचित वो कांग्रेस एनसीपी नहीं आ रही तो, अरे वंचित जैसी पार्टियाँ हैं ना, आपने इस इत्तेहाद को टूटने नहीं देना चाहिए था। ठीक है, गलती होती है, आप सोचो, आपके लीडरों को पूछो कि ओबीसी को लेकर उनकी क्या पॉलिसी है, शेड्यूल कास्ट के वोटों को लेकर उनकी क्या पॉलिसी है। तब ये दिगर मजलूमों को साथ में लेने के लिए अगर वो पहल करेंगे तो मुझे लगता है कि छोटे भाई हैं वो बड़ा साहब के जी, उन्होंने खुद बोलते हैं मैं छोटा भाई हूँ, बड़ा साहब बड़े भाई हैं,
तो भाई भाई मिलके बैठे, ऐसे ही एक एक बड़ा भाई उनका हर रियासत में होगा, या खाली बाड़ा साहब के साथ में भी रहते तो मुझे लगता है कि पूरे नेशनल लेवल पर भी ये इत्तेहाद बहुत चमत्कार कर सकता था। तो मेरी वही तवक्को है कि हम सब मजलूम तबके एक हो जाएं और हम एक होकर लड़ें। इस तरह से आपने फारूक अहमद साहब की बात को सुना, बहुत दर्द के साथ और बहुत खुले विचार के साथ। कहीं न कहीं हमने एक आखिरी जो सवाल किया था कि आप अवीज़ साहब को क्या पैगाम देना चाहते हैं, बड़े दबे अल्फाजों में, बड़े इशारों में उन्होंने कहा है कि आज भी तमाम हिंदुस्तान के मजलूम तबक़ात जो अलग अलग ज़ात बिरादरियों से आते हैं वो एक जगह आए तो आज भी वो तारीख़ हम इतिहास दोहरा सकते हैं। अब सवाल ये है कि तमाम ये हालात को बिगाड़ने वाला कौन है, ऐसे कौन सी छोटी छोटी ताकतें, कौन से नेता है, कौन सी लीडरशिप है जो तमाम भाइयों में दरार डालने का काम कर रही है अपने मफाद के लिए। अब ये सोचना कहीं का जनता का भी काम है कि जनता भी सोशल मीडिया पे आती है, फेसबुक पे आती है। हम जनता से आह्वान करते हैं कि उठाइए मोबाइल और नाम लेके लिखिए, अगर आपको सच लगता है कि आप जिम्मेदार है या आप जिम्मेदार है, लेकिन उसके साथ वजह लिखिए, ठोस वजह लिखिए और नए समीकरण में और क्या बेहतर हो सकता है वो भी करने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, पैगाम दीजिए, क्योंकि हालात ख़राब हो रहे हैं। यूपी इलेक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि देश ने करवट ली है और दूसरी करवट हम समझते हैं कि कहाँ जाएंगी, कौन सी खाई में जा गिरेंगी, ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र में अवीसी साहब और प्रकाश अंबेडकर साहब कुछ न कुछ करेंगे और जो बीच में जो लोग आ रहे हैं, जो गलतफहमियां फैला रहे हैं या जो भी करने का प्रयास कर रहे हैं, आप अकेले बैठिए और डिक्लेयर कीजिए कि हम दोनों के सिवा कोई बात नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र में कुछ नया हो सकता है। ये उम्मीद की एक आखिरी किरण है।